नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हम बायोलॉजी कर रहे थे और बायोलॉजी में हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं 10 नंबर पार्ट की। इस 10 नंबर क्लास में मैं आपको उत्तक के बारे में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आपको उत्तक ही करवाया था। मैंने आपको बताया था उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। हमने पादप उत्तक कंप्लीट कर लिया, हमने जंतु उत्तक स्टार्ट कर दिया था और उसी को आज कंटिन्यू करने वाला हूं। साथियों, ये जो क्लास है ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पटवारी की तैयारी करते हो, चाहे आप वनपाल वनरक्षक की तैयारी करते हो, चाहे आप रीट की तैयारी करते हो और चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हो। अगर हम सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करें तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया और ऑल ओवर जो एग्जाम है उन सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आपको अच्छे से देखना है। साथियों, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है वो भी मैं इस टॉपिक से संबंधित हम आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। तो बेहतरीन तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, बिल्कुल फ्री के अंदर, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। बस आपको थोड़ा सा विश्वास करना है, इतना मैं आपसे दावा करता हूं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बस आप विश्वास करके पढ़िए और थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए इस क्लास का। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, पिछले पार्ट में मैंने आपको जंतु उत्तक स्टार्ट करवाया था और जंतु उत्तक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जंतु उत्तक आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था एक मैंने आपको बताया था पेशी उत्तक, एक मैंने आपको बताया था संयोजी उत्तक और एक मैंने आपको बताया था उपकला उत्तक। यानी उपकला उत्तक हमने कर लिया, हमने संयोजी उत्तक कर लिया, है ना। उसके बाद हमने पेशी उत्तक कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो तंत्रिका उत्तक के बारे में होने वाला है। यानी उत्तक का सिर्फ एक टॉपिक बचा है और वो बचा है आपका तंत्रिका उत्तक, और इसी तंत्रिका उत्तक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से आप अपना दिमाग डाइवर्ट मत कीजिए, कहीं नहीं भागना है आपको, बस थोड़ा सा आप विश्वास कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों, बहुत कुछ आप समझ पाओगे, मैं इतना आपसे दावा कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, ये इसके क्या दिक्कत हो गई। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आप हेडिंग लगा सकते हैं या आप एक बार समझ सकते हैं, फिर आप हेडिंग लगा लेना, फिर लिख लेना। बात करते हैं तंत्रिका उत्तक की, बात करते हैं तंत्रिका उत्तक की। तंत्रिका उत्तक क्या है, जो जो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ वो अच्छे से आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम की अंदर आपकी नैया पार हो जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। उत्तक का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उत्तक की बात करें, तंत्रिका उत्तक की बात करें तो तंत्रिका उत्तक का जो निर्माण है ये लगभग 100 अरब न्यूरॉन से मिलकर के होता है। तंत्रिका उत्तक का जो निर्माण है वो किससे मिलकर के होता है? 100 अरब न्यूरॉन से मिलकर के होता है। न्यूरॉन को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो तंत्रिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक का जो निर्माण है वो किससे मिलकर के होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के होता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया साथियों, 2-3 बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि तंत्रिका उत्तक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका उत्तक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। वैसे तो हमारे शरीर में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनकी संख्या मान ली गई है कितनी? 100 अरब न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के तंत्रिका उत्तक का निर्माण होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, इस तंत्रिका कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। अच्छा, इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना साथियों, तंत्रिका जो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही, तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही, तंत्रिका कोशिका शरीर की नहीं भाई, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो आपकी कोशिका कहलाती है, लेकिन तंत्रिका कोशिका की यहाँ पर बात हुई है तो ये किसकी कहलाती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? ये तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की। ध्यान रखना, शरीर की तो आपकी होती है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी कोशिका होती है, लेकिन यहाँ पर बात तंत्रिका कोशिका की है। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यानी तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर के होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। और तंत्रिका तंत्र है ना, वो इस तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही अपना काम करता है,
इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है साथियों, वो यही तंत्रिका कोशिका होती है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता। इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है, कभी भी विभाजन नहीं होता है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता? तो उस कोशिका का नाम होता है आपका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो कोशिका है साथियों, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। वैसे इसके तीन भाग होते हैं लेकिन मैंने आपको दो भागों में ही सम्मिलित कर लिया है। तो ध्यान रखना इसके दो भाग होते हैं और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग आपका होता है कोशिका काय, एक भाग आपका होता है कोशिका काय और दूसरा जो भाग होता है साथियों वो होता है आपका डेंड्रोन और एक्सोन। डेंड्रोन व एक्सोन, ये दो भाग होते हैं इसके और इन दोनों भागों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है तंत्रिका उत्तक के बारे में कि तंत्रिका उत्तक का जो निर्माण है वो 100 अरब न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। 100 अरब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के आपका तंत्रिका उत्तक बनता है। और तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। इस तंत्रिका कोशिका में कभी भी विभाजन नहीं होता और इसके दो भाग हमने डिवाइड किए हैं। एक हमने नाम दिया है कोशिका काय और दूसरा नाम हमने दिया है डेंड्रोन और एक्सोन। अच्छा, ये होते क्या हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इस प्रकार की ये बनी होती है, इस प्रकार की ये बनी होती है साथियों, इस प्रकार की ये बनी होती है ना, इस प्रकार की बनी होती है ये तंत्रिका कोशिका, इस प्रकार के। तो ये जो आपको आगे का जो भाग दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है आगे की इन शाखाएं जो दिखाई दे रही हैं, इन शाखाओं को डेंड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को, आगे वाली शाखाओं को कहा जाता है डेंड्रोन। क्या कहा जाता है? डेंड्रोन कहा जाता है। इस डेंड्रोन का ही दूसरा नाम है द्रुमिका। डेंड्रोन का ही दूसरा नाम क्या है? द्रुमिका है। ये तो आपका डेंड्रोन हो गया। अब बात आती है ये बीच वाले भाग की। इस बीच वाले भाग की अगर बात करते हैं, ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को कहा जाता है कोशिका काय। क्या कहा जाता है? कोशिका काय कहा जाता है। इस कोशिका काय का दूसरा नाम साइटोन भी होता है। क्या होता है? साइटोन। इसको हम साइटोन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बचा है आपका ये वाला भाग, यहां से लेके यहां तक का जो भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। तो इस डेंड्रोन और एक्सोन को तो मैंने एक साथ शामिल कर लिया और इस कोशिका काय को मैंने अलग से विभाजित कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको दो भाग बताए, वैसे इसके तीन भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है कोशिका काय और डेंड्रोन और एक्सोन क्या होते हैं। अब इनके बारे में हमें डिटेल से चर्चा करनी है। सबसे पहले हम डेंड्रोन के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका काय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डेंड्रोन और एक्सोन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ आपको नहीं है, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? कोशिका काय की। सबसे पहले कोशिका काय की बात करते हैं। देखिए कोशिका काय, ये आपका कोशिका काय है। तो कोशिका काय के बारे में आपको ध्यान रखना है साथियों। ये जो कोशिका काय होता है, इस कोशिका काय के चारों ओर यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली का क्या नाम है? यानी इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली का नाम कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखोगे साथियों, इस अंदर वाले भाग यानी कोशिका काय वाले भाग के चारों ओर, कोशिका काय वाले भाग के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली का नाम है न्यूरोलिम्मा। क्या नाम है? न्यूरोलिम्मा। न्यूरोलिम्मा नाम की एक झिल्ली पाई जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे। कोशिका काय या फिर साइटोन के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है न्यूरोलिम्मा। और इसके अंदर वाले भाग में, यानी इसके अंदर वाले भाग में एक क्या होता है? द्रव पदार्थ भी होता है। इस द्रव पदार्थ, इसके अंदर द्रव पदार्थ भी होता है और उस द्रव पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उस द्रव पदार्थ को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। और ये जो कोशिका द्रव होता है, अंदर वाला जो कोशिका द्रव होता है, इस अंदर वाले कोशिका द्रव के अंदर, इस अंदर वाले कोशिका द्रव के अंदर क्या होता है? आपका एक तरल पदार्थ होता है और उस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। यानी ये जो आपका कोशिका काय होता है, इस कोशिका काय के अंदर
एक तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उस गाढ़े तरल पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर अगर हम बात करें तो इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर आपका एक तो केंद्रक पाया जाता है। प्लाज्म के अंदर एक तो आपका केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ साथियों इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ साथियों गोल्जिकाए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोल्जिकाए भी पाया जाता है। और गोल्जिकाए के साथ साथ में एक प्रकार के कण होते हैं और उन कणों को हम बोलते हैं निसील कण। क्या बोलते हैं? निसील कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निसील कण। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी कोशिका काय के बारे में। अब कोशिका काय के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, यानी ये जो डेंड्रोन है ना, डेंड्रोन क्या करता है? किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करता है। डेंड्रोन उद्दीपन को ग्रहण करता है। उद्दीपन का मतलब बाहरी वातावरण में होने वाला परिवर्तन। जैसे मान लो हमारे पैर के कांटा चुभ गया, तो वो जो कांटा है ना, कांटा वो एक प्रकार का उद्दीपन है। कांटा एक प्रकार का क्या है? उद्दीपन है। हमारे किसी ने थप्पड़ जड़ दिया तो थप्पड़ एक प्रकार का क्या है? उद्दीपन है। तो उद्दीपन को ग्रहण करने का काम कौन करता है? डेंड्रोन करता है। और वो उस उद्दीपन की सूचना डेंड्रोन जो है ना वो रासायनिक पदार्थ के रूप में भेजता है। किसके रूप में? रासायनिक संकेत के रूप में। रासायनिक संकेत के रूप में। ध्यान रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि डेंड्रोन क्या करता है? किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करता है, यानी बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करता है और उसको रासायनिक संकेत के माध्यम से कहां भेजता है साथियों? इस कोशिका काय वाले भाग में भेजता है। तो ये कोशिका काय वाला भाग क्या करता है? इस रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदलने का काम करता है। कौन से आवेग में? विद्युत आवेग में बदलने का काम करता है। तो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आपको इसका सार मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। देखिए, तंत्रिका ऊतक का निर्माण लगभग 100 अरब न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इस तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। इसके 2 भाग हमने बांटे हैं, कोशिका काय और डेंड्रोन और एक्सोन। कोशिका काय मैंने आपको बताया था, ये बीच वाला भाग। कोशिका काय वाले भाग की अगर बात करते हैं तो इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली को बोलते हैं न्यूरोलीमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलीमा बोलते हैं। और इस कोशिका काय वाले भाग के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है। उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूरोप्लाज्म के अंदर आपके केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है और एक प्रकार के कण भी पाए जाते हैं। उन कणों को कहा जाता है निसील कण। इसके साथ साथ कोशिका काय जो होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट कार्य करता है। और वो इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि आपका ये जो डेंड्रोन है वो किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करता है और उस उद्दीपन की जो सूचना है उस सूचना को रासायनिक संकेत के रूप में भेजता है। कौन? डेंड्रोन। कहां पर भेजता है? इस कोशिका काय के पास भेजता है। तो कोशिका काय क्या करता है? उस रासायनिक संकेत को कौन से आवेग में बदल देता है? विद्युत आवेग में बदल देता है। और वो विद्युत आवेग फिर कहां जाता है? आगे इस वाले भाग में जाता है, एक्सोन वाले भाग में जाता है और फिर इस प्रकार से करता करता वो कहां चला जाता है? हमारे दिमाग तक चला जाता है। तो यही प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो एक तो रासायनिक संकेत और एक विद्युत आवेग आपको ध्यान रखना है। रासायनिक संकेत कौन उत्पन्न करता है? डेंड्रोन। और उस रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदलने का काम कौन करता है? तो कोशिका काय या फिर साइटोन करता है। यहां तक मेरे हिसाब से साथियों समझ में आपको आया होगा। छोड़ के नहीं भागना है साथियों, आपकी जिंदगी का सवाल है। मैं आपसे दावा करता हूं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप मेरे से साइंस पढ़ते हैं। हाँ, मैं रेगुलर नहीं था लेकिन अब से आपको रेगुलर मिलेगी क्लास, एक दिन भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी। मैं आपसे दावा करता हूं साथियों। कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, भड़क मत लिया करो, इतनी ज़्यादा भड़क मत जाया करो, क्योंकि कभी कभार प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है और मेरे भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं जो भी मैंने आपको ये बताया है उसका सार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र में लगभग 100 अरब न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तथा साथ ही साथ शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। ये तीनों बात मैं आपको बता चुका हूं, आपको ये समझ में भी आया होगा और आपको इसी प्रकार से याद करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं साथियों तो आप कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मैं आपसे दावा करता हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें जीवन पर्यंत विभाजन नहीं होता। किसके अंदर? इस तंत्रिका कोशिका के अंदर। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है और इसमें कभी भी
जीवन पर्यंत विभाजन नहीं होता है और इसके दो भाग होते हैं। एक भाग आपका कोशिका काय है और दूसरा भाग आपका डेंड्रोन और दूसरा भाग आपका कौन सा है? डेंड्रोन और एक्सोन। अच्छा, कोशिका काय की हम बात करें तो इस कोशिका काय को हम साइटोन के नाम से भी जानते हैं और इसके चारों ओर एक न्यूरोलिमा नाम की झिल्ली पाई जाती है। न्यूरोलिमा नाम की झिल्ली पाई जाती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। तथा इसके कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इस प्रकार से आपका जो कोशिका काय था उस कोशिका काय के अंदर क्या पाया जाता है? इस प्रकार से आपका तरल पदार्थ पाया जाता है। उस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य और उस कोशिका द्रव्य का स्पेशल नाम क्या है? तो उसका स्पेशल नाम है न्यूरोप्लाज्म। क्या नाम है? न्यूरोप्लाज्म। और इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर आपके केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और निसील कण पाए जाते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं और कणों को क्या कहा जाता है? निसील कण कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथियों एक बात आप और लिख लेना, इसका कार्य है रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदलना। रासायनिक संकेत को विद्युत आवेग में बदलने का काम कौन करता है? तो विद्युत आवेग में बदलने का काम आपका यही कोशिका काय करता है। रासायनिक संकेत उत्पन्न कौन करता है? तो इस रासायनिक संकेत को उत्पन्न करने का काम करता है आपका डेंड्रोन। कौन करता है? डेंड्रोन करता है। और विद्युत आवेग में कौन चेंज करता है? तो आपका कोशिका काय चेंज करता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं डेंड्रोन और एक्सोन के बारे में। किसके बारे में? डेंड्रोन और एक्सोन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखिए, समझिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं डेंड्रोन के बारे में। डेंड्रोन क्या है? डेंड्रोन देखिए, डेंड्रोन का दूसरा नाम आपका होता है साथियों द्रुमिका। इसको हम द्रुमिका के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आगे की जो इस प्रकार से की जो शाखाएं थी, उन शाखाओं को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोन या फिर द्रुमिका बोलते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको शायद समझ में भी आई थी। अब हम इस डेंड्रोन की अगर बात करते हैं तो डेंड्रोन क्या करता है? डेंड्रोन जो है ना साथियों, डेंड्रोन जो है ना वो रासायनिक संकेत को, किसको? रासायनिक संकेत को हम तंत्रिका आवेग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तंत्रिका आवेग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डेंड्रोन होता है, ये रासायनिक संकेत को या फिर तंत्रिका आवेग को कहाँ लेके जाता है? कोशिका काय में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? कोशिका काय में लेके जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है डेंड्रोन के बारे में। कोशिका काय का जो आगे का शाखित भाग जो होता है, उस शाखित भाग को हम डेंड्रोन या फिर द्रुमिका बोलते हैं। और ये जो डेंड्रोन या जो द्रुमिका होता है वो रासायनिक संकेतों को या फिर तंत्रिका आवेग को कोशिका काय की ओर ले जाने का कार्य करता है। इतनी सी बात आपको डेंड्रोन के बारे में ध्यान रखनी थी साथियों। लेकिन इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट बात आपकी आती है एक्सोन की। किसकी बात आती है? एक्सोन की बात आती है। और इस एक्सोन का दूसरा नाम होता है तंत्रिकाक्ष। इस एक्सोन का दूसरा नाम क्या है? तंत्रिकाक्ष। तो तंत्रिकाक्ष भी इसको कहा जाता है। ये तंत्रिकाक्ष होता क्या है? यानी आपका इस प्रकार से ये था आपका कोशिका काय, और कोशिका काय से इस प्रकार से एक बेलनाकार लंबा सा भाग निकला होता है। इस बेलनाकार लंबे भाग को हम क्या बोलते हैं? इस बेलनाकार लंबे भाग को हम बोलते हैं साथियों तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई एक्सोन या फिर तंत्रिकाक्ष होता कौन सा है। तो ये वाला जो लंबा भाग है ना, बेलनाकार लंबा भाग जो कोशिका काय से निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। अब एक्सोन के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका साइटोन होता है, साइटोन बोले तो आपका जो कोशिका काय होता है, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं न्यूरोलिमा झिल्ली। कौन सी झिल्ली? न्यूरोलिमा झिल्ली। इसी प्रकार से इस तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन के ऊपर आपकी एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस तंत्रिकाक्ष या फिर इस एक्सोन के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहा जाता है एक्सोलिमा। क्या कहा जाता है? एक्सोलिमा कहा जाता है। तो ये कंफ्यूज आप हो सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। एक्सो यानी एक्सोन या फिर तंत्रिकाक्ष के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को हम बोलते हैं एक्सोलिमा झिल्ली। और न्यूरोलिमा झिल्ली किसके ऊपर पाई जाती है? तो ये आपकी कोशिका काय के ऊपर पाई जाती है, साइटोन के ऊपर पाई जाती है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो आपकी झिल्ली होती है, ये जो एक्सोलिमा नाम की जो झिल्ली होती है, इस एक्सोलिमा नाम की झिल्ली के चारों ओर
इसके चारों ओर एक कोशिका पाई जाती है, इसके चारों ओर एक कोशिका और पाई जाती है, और उस कोशिका को कहा जाता है श्वान कोशिका। क्या कहा जाता है? श्वान कोशिका कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है 1-2 बार, ध्यान रखना। श्वान कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखना, श्वान कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तंत्रिका तंत्र से संबंधित हैं। और किसके ऊपर पाई जाती हैं? ये एक्सोलेमा नाम की झिल्ली के ऊपर पाई जाती हैं। किसके ऊपर पाई जाती हैं? एक्सोलेमा नाम की झिल्ली के ऊपर पाई जाती हैं श्वान कोशिकाएं। अब एक्सोलेमा झिल्ली आपकी एक्सोन के चारों ओर होती है, और इस एक्सोलेमा के चारों ओर आपकी एक कोशिका होती है जिसका नाम है श्वान कोशिका। अब ये श्वान कोशिका एक पदार्थ निर्मित करती है, और वो जो पदार्थ होता है, ये एक पदार्थ बनाती है, और वो जो पदार्थ होता है साथियों, वो वसायुक्त पदार्थ होता है। क्या होता है? वसायुक्त पदार्थ, यानी चिकना पदार्थ। वसा का मतलब होता है चिकनाई। तो एक चिकना पदार्थ बनाती है कौन सी कोशिका? श्वान कोशिका। और उस वसायुक्त पदार्थ को कहा जाता है माइलिन आच्छद। क्या कहा जाता है? माइलिन आच्छद कहा जाता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माइलिन आच्छद का संबंध किससे है? तो माइलिन आच्छद का जो संबंध है साथियों, वो आपके एक्सोन से संबंधित है, या फिर श्वान कोशिकाओं से संबंधित है, या फिर आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। माइलिन आच्छद का जो संबंध है वो किससे है? वो आपका एक्सोन तंत्रिकाक्ष या फिर तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, या फिर श्वान कोशिकाओं से संबंधित है। श्वान कोशिकाएं एक वसायुक्त पदार्थ बनाती हैं, चिकना पदार्थ बनाती हैं, और उस चिकने पदार्थ को बोलते हैं माइलिन आच्छद। क्या बोलते हैं? माइलिन आच्छद बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो माइलिन आच्छद होता है, ये जो माइलिन आच्छद होता है, इस माइलिन आच्छद के कारण ही आपका जो मस्तिष्क होता है, आपका जो मेरुरज्जु होता है ना, आपकी जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनके अंदर यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर एक आपका श्वेत द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है? श्वेत द्रव पाया जाता है। उस श्वेत द्रव का जो रंग है, वो कैसा होता है? सफेद होता है। वो सफेद रंग किसके कारण होता है? वो इसी माइलिन आच्छद के कारण होता है। किसके कारण होता है? वो इसी माइलिन आच्छद के कारण होता है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही गहराई से बात मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बातें आपको हर किसी बुक में नहीं मिलेंगी साथियों, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा आपका रिजल्ट होगा, और अच्छे से आप अपने सपनों को कंप्लीट कर पाओगे, सपनों को पूरा कर पाओगे साथियों, और अपने मम्मी पापा को आप तोहफा दे पाओगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के, दिमाग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के। अच्छा, माइलिन आच्छद के कारण ही मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर जो श्वेत द्रव होता है, उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सोन होता है, इस एक्सोन में निश्चित अंतराल के बाद कुछ गर्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गर्त का मतलब गड्ढे से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। इस एक्सोन में निश्चित अंतराल के बाद गर्त पाए जाते हैं। यहां पर देख सकते हो आप, ये देखो इस प्रकार से ये गड्ढे, ये जो गड्ढे हैं, इन गर्तों को क्या कहा जाता है? इन गर्तों को कहा जाता है रेनियर की घुंडी। क्या कहा जाता है? रेनियर की घुंडी कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं रेनियर की घुंडी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सोन होता है, उसमें निश्चित अंतराल के बाद गर्द पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। इस प्रकार से गड्ढे से पाए जाते हैं। इन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं? रेनियर की घुंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनियर की घुंडी बोलते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है साथियों कि जो दो तंत्रिकाएं आपस में जहां पर मिलती हैं, दो तंत्रिका कोशिका आपस में जहां पर मिलती हैं, उस मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? उस मिलने के स्थान को साथियों सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, या फिर युग्मानुबंधन कहा जाता है ना। मिलने के स्थान को, दो तंत्रिका कोशिका के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स, है ना, या फिर सिनेप्सिस भी बोल सकते हैं इसको। सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस या फिर युग्मानुबंधन, इसका दूसरा नाम क्या है? युग्मानुबंधन। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने का जो स्थान होता है, उस मिलने के स्थान को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स का ही दूसरा नाम आपका क्या होता है?
युग्मानुबंधन होता है। इस सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सेरीगंटन नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? सेरीगंटन नाम के व्यक्ति ने किया था। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस नाम के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सेरीगंटन के द्वारा किया गया था। और ये सिनेप्स होता क्या है? ये दो तंत्रिकाओं के मिलने का स्थान होता है। यानी एक तंत्रिका ये हो गई और एक तंत्रिका मान लो इसके आगे इस प्रकार से और हो गई, एक तंत्रिका इस प्रकार से आगे और हो गई, तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है जहां पर ये आपस में मिले हैं, इस स्थान को हम क्या कहेंगे साथियों? इस स्थान को हम कहेंगे सिनेप्स। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चर्चा करते हैं। यहां तक आपको कोई तकलीफ, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे। मैंने आपको बताया कि दो तंत्रिका कोशिकाएं जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं सिनेप्स। इससे आगे हमें बात करनी है, यानी अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो रासायनिक संकेत है या फिर तंत्रिका आवेग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग का जो संचरण होता है, तंत्रिका आवेग का जो संचरण होता है, उस समय तंत्रिका आवेग के संचरण के समय क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं। इस समय कुछ रासायनिक पदार्थों का, कुछ रसायनों का क्या होता है? रसायनों का स्रावण होता है। और उस रसायनों को क्या बोलते हैं? उस रसायनों को बोलते हैं साथियों न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचरण होता है, तंत्रिका आवेग का संचरण होता है, उस समय कुछ रसायनों का स्रावण होता है, कुछ रसायन बनते हैं और उस रसायनों को हम क्या बोलते हैं? उस रसायनों को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ आते हैं तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर में एक आपका आता है साथियों एसीटोकोलिन। क्या आता है? एसीटोकोलिन। एसीटोकोलिन सबसे अधिक मात्रा में बनने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एसीटोकोलिन सर्वाधिक मात्रा में बनता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एसीटोकोलिन सर्वाधिक मात्रा में बनता है, ये बात भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखोगे। इसी प्रकार से सीरोटोनिन है ना, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, इस प्रकार से कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं जिनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। कब बनते हैं ये? जब तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो डेंड्रोन होता है वो रासायनिक संकेत के रूप में उद्दीपन को ग्रहण करता है, वो रासायनिक संकेत आपका विद्युत आवेग में बदल जाता है और वो विद्युत आवेग आपका कहाँ जाता है? अगली तंत्रिका कोशिका में जाता है, फिर अगली में जाता है, इस प्रकार से हमारे दिमाग तक चला जाता है। तो जब इन विद्युत आवेग का या फिर तंत्रिका आवेग का जब संचरण होता है, ये इस प्रकार से आगे चलते हैं, तब क्या बनते हैं? कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं और उन रासायनिक पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एसीटोकोलिन और सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, इस प्रकार के कई प्रकार के क्या होते हैं? आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस तंत्रिका आवेग के बारे में। तो तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? इसके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो साथियों बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, सोडियम और पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम आयन की आवश्यकता कब होती है? जब तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। अगर हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम नहीं होगा, अगर हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम नहीं होगा तो हमारे तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं होगा। और जब हमारे तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं होगा तो हमें किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होगा। यानी अगर हमारी कांटा चुभ गया तो उस कांटे का अनुभव भी हमें नहीं होगा, अगर हमें गर्मी लग रही है तो उस गर्मी का अनुभव भी नहीं होगा, अगर हमें सर्दी लग रही है तो सर्दी का अनुभव भी नहीं होगा। यानी किसी भी प्रकार का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। तो वो किसके कारण होता है? तो वो तंत्रिका आवेग के कारण। और तंत्रिका आवेग तभी आगे से आगे चल पाता है जब हमारे शरीर में क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम होगा। हमारे शरीर में अगर सोडियम और पोटेशियम नहीं है तो हमारे तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं होगा। अगर संचरण नहीं होगा तो साथियों में किसी भी प्रकार की वस्तु का या किसी भी चीज़ का हमें महसूस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब बात आती है कि इस तंत्रिका आवेग की गति क्या होती है। इस तंत्रिका आवेग की गति क्या होती है? भाई
तंत्रिका आवेग आगे से आगे चलता है, भाई हमारे डेंड्रोन से चलता है और हमारे दिमाग तक जाता है, तो उसकी गति क्या होती है। अगर हम बात करते हैं सामान्य स्थिति में, इसकी दो प्रकार की गतियां आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको सामान्य स्थिति में ध्यान रखनी है ना, सामान्य गति आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो सामान्य गति होती है वो 45 मीटर प्रति सेकंड, इसकी जो सामान्य गति होती है वो 45 मीटर प्रति सेकंड होती है। सामान्य गति जो होती है वो 45 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसकी? इस तंत्रिका आवेग की। यानी जो सूचना डेंड्रोन से हमारे मस्तिष्क तक जो जाती है वो उसकी गति कितनी होती है? उसकी गति होती है 45 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर कोई कोशिका माइलिन आच्छद युक्त है, अगर कोई कोशिका माइलिन आच्छद युक्त है, माइलिन आच्छद युक्त कोई कोशिका है, तो साथियों उसके अंदर जो गति होती है वो 130 मीटर प्रति सेकंड होती है। वो कितनी होती है? 130 मीटर प्रति सेकंड होती है। दो बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सामान्य कोशिका है तो उसमें गति होती है 45 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर कोशिका माइलिन आच्छद युक्त है, माइलिन आच्छद का मतलब वसायुक्त चिकनाई से, मतलब वसायुक्त पदार्थ से निर्मित है वो कोशिका, यानी माइलिन आच्छद उसके ऊपर है, वो चिकनी है कोशिका, तो साथियों उसके अंदर गति कितनी होगी? 130 मीटर प्रति सेकंड। ये दो गति आपको ध्यान रखनी है। किसकी? इस तंत्रिका आवेग की। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने आपको एक्सोन और डेंड्रोन करवा दिया। अब मैं आपको इनको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, ध्यान से समझना। एक एक बात मैंने आपको बताई है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा कि इनको आप एक बार और समझ लो। देखिए, डेंड्रोन और एक्सोन की बात कर रहे हैं। डेंड्रोन और एक्सोन क्या है? डेंड्रोन तंत्रिका आवेग को कोशिका काय की ओर ले जाता है। मैंने आपको बताया था डेंड्रोन के बारे में, यानी जो तंत्रिका आवेग या फिर जो रासायनिक संकेत है उसको कहां ले जाने का काम करता है? कोशिका काय में ले जाने का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक्सोन में पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलिमा झिल्ली बोलते हैं। ये बात भी शायद आपको याद है, मैंने आपको बताई थी। और इस एक्सोलिमा झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका का नाम होता है श्वान कोशिका। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। श्वान कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है? माइलिन आच्छद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइलिन आच्छद का निर्माण होता है। और माइलिन आच्छद आपका एक प्रकार का क्या होता है? वसायुक्त पदार्थ होता है। क्या होता है? वसायुक्त पदार्थ, यानी चिकना पदार्थ होता है ये। और माइलिन आच्छद के कारण ही मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं के श्वेत द्रव का जो रंग है वो कैसा होता है? सफेद होता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एक्सोन है उसमें निश्चित दूरी पर कुछ गर्त पाए जाते हैं और उन गर्तों को हम क्या बोलते हैं? रेनियर की घुंडी बोलते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो। रेनियर की घुंडी, जो इस प्रकार से जो गर्त पाए जाते हैं उन गर्तों को हम क्या बोलते हैं? रेनियर की घुंडी बोलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच पाया जाने वाला क्रियात्मक संपर्क, यानी संपर्क का मतलब जहां पर आपस में दोनों मिलती हैं, दोनों कोशिकाएं जहां पर आपस में मिलती हैं उन दोनों कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस कहा जाता है। सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस कहा जाता है, या फिर युग्मानुबंधन कहा जाता है। और सिनेप्सिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना साथियों, सीरेगटन ने किया था। किसने किया था? सेरीगटन ने किया था। आगे देखिए, तंत्रिका आवेग के संचरण के समय, तंत्रिका आवेग के संचरण के समय कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? एसिटोकोलिन होता है जो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, सीरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, हिस्टामिन होता है, एड्रिनलिन होता है और एपिनेफ्रिन होता है। ये मैंने आपको बताए थे ना। ये क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये कब बनते हैं? जब तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। कब? जब तंत्रिका आवेग का संचरण होता है तब क्या बनते हैं? आपके न्यूरोट्रांसमीटर ये बनते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। यह बात भी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में तंत्रिका आवेग की जो सामान्य गति है वो 45 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन अगर कोई कोशिका माइलिन आच्छद युक्त है, अगर कोई कोशिका माइलिन आच्छद युक्त है तो उसके अंदर जो गति होती है वो 130 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 130 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोनों बातें मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो। साथियों, ये हमारा तंत्रिका ऊतक कंप्लीट हो गया।
ये हमारा तंत्रिका उत्तक कंप्लीट हो गया। और साथियों मैंने आपको पादप उत्तक भी करवा दिए, मैंने आपको जंतु उत्तक भी करवा दिए, दोनों प्रकार के उत्तक करवा दिए। इसका मतलब हमारा उत्तक का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उत्तक का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे आगे हमें पढ़ना है साथियों नया टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि पहला आपका जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कोशिका, उसके बाद 2 नंबर आपका उत्तक होगा, और 3 नंबर आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा साथियों अंग तंत्र। क्या आएगा, अंग तंत्र। तीसरा टॉपिक आपका अंग तंत्र आएगा, और अंग तंत्र में हमें सबसे पहले पढ़ना है पाचन तंत्र। तो कल हम पाचन तंत्र के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब चलते चलते मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ आपको छोड़ के जाता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इसके उत्तक से संबंधित बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे उनको मैंने क्या किया है, नोट के अंदर लिख दिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इनको लिख सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी तंत्रिका कहाँ पर होती है, हमारी टांग के अंदर होती है। हमारी जो टांग होती है उसमें सबसे बड़ी तंत्रिका होती है, और उस सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम क्या होता है, तो उस सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम आपका होता है साइटिका। अगर आपको सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो भी टांग में होती है, टांग नहीं जांग के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, जांग में, और उसका क्या नाम होता है, फीमर नाम होता है। ये बात तो हड्डी की है, लेकिन यहां पर आपको सबसे बड़ी तंत्रिका पूछी है तो आपका नाम हो जाएगा साइटिका। इसी प्रकार से जब ऑपरेशन किया जाता है तो किसी भी अंग को शून्य करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन का नाम होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया नाम का इंजेक्शन होता है, जिसको हम बेहोशी का इंजेक्शन भी बोलते हैं, वो लगाया जाता है ऑपरेशन करते समय। तब ऑपरेशन के दौरान दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। ये जो एनेस्थीसिया नाम का जो इंजेक्शन होता है वो क्या करता है, वो सोडियम, पोटेशियम और न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देता है, संदमन कर देता है। संदमन का मतलब उसको दबा देता है। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर में नहीं है तो हमें किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होगा। चाहे हमारे हाथ को काट दो, हमारे पैर को काट दो, हमें कोई महसूस नहीं होगा। वो किसके कारण होता है, वो सोडियम और पोटेशियम के कारण होता है। अब इन सोडियम और पोटेशियम को दबाने के लिए, सोडियम और पोटेशियम को कुछ समय के दबाने के लिए क्या किया जाता है, इस एनेस्थीसिया नाम के इंजेक्शन को लगाया जाता है। एनेस्थीसिया नाम का जो इंजेक्शन होता है वो सोडियम और पोटेशियम आयन को दबा लेता है, न्यूरोट्रांसमीटर को भी दबा लेता है। संदमन का मतलब दबाना। इसी प्रकार से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं कि मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, और उस सूजन आ जाने से एक रोग उत्पन्न होता है। उस रोग को बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस रोग। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है, तो ध्यान रखोगे इसका संबंध मस्तिष्क से है। इसी प्रकार से पागलपन का जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, पागलपन के रोग को विज्ञान की भाषा में साइजोफ्रेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइजोफ्रेनिया कहा जाता है पागलपन के रोग को विज्ञान की भाषा में। इसी प्रकार से मिर्गी रोग को विज्ञान की भाषा में एपिलेप्सी कहा जाता है। मिर्गी रोग को विज्ञान की भाषा में एपिलेप्सी कहा जाता है। बोलने में अक्षमता, यानी कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, एफेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफेसिया। बोलने में अक्षमता यानी अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो उसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, एफेसिया बोलते हैं। इसी प्रकार से पढ़ने की जो अक्षमता होती है, पढ़ने में कोई व्यक्ति असक्षम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलेक्सिया बोलते हैं। लिखने में कोई व्यक्ति असक्षम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्राफिया बोलते हैं, एग्राफिया। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र की क्षति से उत्पन्न दर्द, यानी तंत्रिका तंत्र के अंदर कोई क्षति हो जाती है और उससे जो दर्द उत्पन्न होता है उस दर्द को हम बोलते हैं न्यूरेल्जिया। क्या बोलते हैं, न्यूरेल्जिया बोलते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है साथियों, छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ बहुत बड़ा है, और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शामिल किया है जो आपको एक जगह अच्छे से मिल जाए। इसी प्रकार से साथियों तंतुमय कार्टिलेज को कहा जाता है उपास्थि। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो उपास्थि होती है वो कहाँ पाया जाता है। उपास्थि जो होता है वो इंटरवर्टिकल डिस्क में पाया जाता है। इंटरवर्टिकल डिस्क में क्या पाया जाता है, आपका उपास्थि पाया जाता है। उपास्थि एक महत्वपूर्ण ऊतक होता है, और इस उपास्थि ऊतक की अगर हम बात करते हैं, उपास्थि ऊतक की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, इंटरवर्टिकल डिस्क में पाया जाता है। इंटरवर्टिकल डिस्क में पाया जाता है।
इसी प्रकार से आपका जो श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक होता है, श्वेत संयोजी ऊतक जो होता है ना, उसके अंदर अत्यंत तनन क्षमता पाई जाती है और इस तनन क्षमता के कारण यह हड्डियों के जोड़ों के बीच स्थित होकर उनकी गति करने में क्या करता है, सहायक करता है। यानी हड्डियों के जोड़ों में कौन पाया जाता है, तो ध्यान रखना श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक पाया जाता है जिनके अंदर अत्यधिक तनन क्षमता होती है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें समझाने की कोई बात नहीं है, लेकिन इनको आपको याद करना पड़ेगा साथियों। रट लेना इन 11 जो मैंने आपको 11 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बताए, उनको याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों मैंने ऊतक का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है ना, ऊतक का टॉपिक मैंने मेरी तरफ से कंप्लीट करवा दिया है। एक बार आप आपके पास जो भी बुक है उससे भी पढ़ लीजिए, है ना, और मैंने मेरी तरफ से करवा दिया। आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप वीडियो बीच बीच में छोड़ के देख रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। सभी प्रकार जितने भी वीडियो मैंने आपको करवाए हैं उनका नोट्स आपको बनाना है। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग के वीडियो से आप स्टार्ट कीजिए, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आपकी साइंस इतनी मजबूत हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। एक बार विश्वास करके देखिए साथियों, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी ने विश्वास कर लिया तो उसकी नैया पार है। विज्ञान उसको कभी भी दुखी नहीं करेगी। विज्ञान के कारण आपकी नौकरी अछूती नहीं रहेगी, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए साथियों, थैंक यू, बाय बाय।